हेलो एंड नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गुरु द्रोण सीरीज। गुरु द्रोण सीरीज में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? गुरु द्रोण सीरीज में हम पूरा 11th और 12th डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कंपटीशन सेक्शन, प्लस में आपके बोर्ड लेवल की भी हम लोग साथ के साथ तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हो, थोड़ा सा टाइम लगा है, उसके बाद हम लोगों ने ये क्लास शुरू की है। तो आज हम सबसे पहले 11th का जो पहला ही टॉपिक आपका है फिजिकल वर्ल्ड, उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप कुछ जानते भी होंगे और कुछ आज हम आपको नया भी बताएंगे। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? फिजिकल वर्ल्ड यानी कि हमारे फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं उसका एक ब्रीफ में आपको एक जानकारी देगा कौन? फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर, यानी कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है वो आपको बताएगा कौन? फिजिकल वर्ल्ड। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका एक नया चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है। वो मोटिवेशनल कोट क्या है? रख हौसला और जज्बात बड़े, सोच लिया अगर तूने तो कहाँ है तेरे ख्वाब बड़े। अगर आपने सोच लिया है तो आईआईटी नीट ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप मेहनत करोगे, लगातार उसके लिए जुटे रहोगे तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसको पा ना सको। तो रख हौसला और जज्बात बड़े, सोच लिया अगर तूने तो कहाँ है तेरे ख्वाब बड़े। मंजिल की तरफ बड़े कदम, रोके अब ना रुके कदम। कर मन को एकाग्र, आ मेरे साथ मंजिल के उस पार चले। तो अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहोगे तो वो नीट और आईआईटी की मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, फिजिकल वर्ल्ड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हर रोज एक नया मोटिवेशनल कोट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ये मैं पहली बार कर रहा हूं कि किसी भी क्लास में इस तरह के कोट्स, ये मैंने लिखने की आदत तो बहुत पहले से थी, लेकिन आपके सामने मैं पहली बार ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं हमारा फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर। तो पहला टॉपिक साइंस, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है? साइंस में जैसा आप देख रहे हो कि साइंस इज द systematized and organized knowledge about the various natural phenomena which is obtained by careful experimentation, keen observation and accurate reasoning। यानी कि साइंस क्या बताती है हमें? साइंस किसी पूरे वर्ल्ड को हम लोग बोल सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको सिस्टमेटिक वे से अगर हम लोग डिस्कस करें, फैक्ट्स पर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट्स पर अगर हम लोग बात करें, तो वो सारी स्टडी, वो सारी ट्रुथ, वो सारी सच्चाई, किसी भी चीज़ के होने का कारण, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? साइंस में आती है। कि वो क्या है? साइंस है। साइंस के मेनली दो ब्रांचेज है। कौन कौन सी? एक तो फिजिकल साइंस और दूसरी कौन सी है? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? फिजिकल साइंस में हम मोस्टली डिस्कस करते हैं, मोस्टली क्या, पूरे का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में। बस इतनी डेफिनेशन अगर आप याद रखोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। कि क्या, कि बायोलॉजिकल साइंस कौन सी साइंस है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करें किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल देखो कि दीज साइंसेज डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है? फिजिकल साइंस का। इसमें आप लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हो? जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री भी ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंस की। और वहीं अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की तो वो किसकी ब्रांच है? बायोलॉजिकल साइंस की। तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस वेयर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?
कि फिजिक्स क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आज तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। बहुत ही बेसिक नॉलेज से लेकर के चलेंगे, शुरुआत से लेकर के चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को ऊपर उठाएंगे ताकि आपको एहसास भी ना हो कि हम लोग किस लेवल की चीज़ तक पहुँच चुके हैं। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक्चुअली फिजिक्स को एक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जो कि एक जिसका मीनिंग था क्या, नेचर। यानी फिजिक्स कुछ नहीं है, केवल क्या है, नेचर है। यानी नेचर के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे सारी प्रकृति से जुड़ी होंगी। यानी कि नेचर को स्टडी करना ही आप लोग क्या बोल सकते हो कि फिजिक्स को स्टडी करना है। कि क्या बोलता है, दी वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। एक ग्रीक वर्ड था जिसका मीनिंग क्या था, नेचर था। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल लॉज एंड देयर मैनिफेस्टेशन। यानी कि फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ते हैं। इन द नेचुरल फिनोमिना इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन, ईटीसी। यानी कि इतनी वाइड रेंज होगी इसकी कि हम लोग एक छोटी से छोटे मैटर से लेकर के या छोटे से छोटे एटम से लेकर के उसके एटम के भी न्यूक्लियस से लेकर के हम पूरी गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। ऐसा भी बोला जाता है ना कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई कारण है। जैसे बारिश का होना, हवाओं का चलना, हर एक चीज़ के पीछे क्या है, एक कारण है। और अगर आपको कारण जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल साइंस के मैंने आपको बताया दोनों पार्ट हैं, कौन कौन, फिजिक्स भी और उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंजेस इन विच इट टेक पार्ट। यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कभी ना कभी, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। और वो किन चीज़ों से मिलकर के बना है, अगर उस चीज़ केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि सब्सटेंस किन चीज़ों से मिलकर के बना है, और अगर हम उसको दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। यानी कि वो सारी केमिकल जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका साइंटिफिक एटीट्यूड। यानी अगर आप एक साइंटिस्ट हो, अगर आप क्या बनना चाहते हो, आइंस्टीन बनना चाहते हो, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ओपन थिंकिंग होनी चाहिए। किसी भी चीज़ पर आपको बिलीव भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग बहुत पहले की बात करें, आदि मानव के समय की बात करें, और उस टाइम किसी व्यक्ति को किसी ने बोला हो कि एक ऐसा डिवाइस बनेगा या फिर कोई ऐसी एक चीज़ बनेगी जो क्या करेगी, हवा में उड़ेगी, जिसमें बैठ कर के कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकता है, तो शायद वो उस चीज़ पर बिलीव ही ना कर पाते। मैं बात कर रहा हूँ एरोप्लेन की, कि एरोप्लेन को अगर हम बहुत पहले, जब तक उसको नहीं बनाया गया था, अगर हम डिस्कस करते किसी के साथ, तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो बिलीव कर सके। और जैसा कि हम जैसे आज मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स में अगर वीडियो कॉल की बात करें, अगर बहुत समय पहले जब मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे या लैंडलाइंस भी नहीं थे, तब अगर कोई बोले कि एक ऐसा डिवाइस बनेगा जिससे हम दूर बैठे व्यक्ति की फ़ोटो या वीडियो सामने देख सकेंगे, तो वो शायद बिलीव ना कर पाते। तो साइंटिस्ट जो व्यक्ति बनते हैं या फिर जिनको बनना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, ओपन थिंकिंग होनी चाहिए, उनको बिलीव करना चाहिए। ऐसी रहस्यमय चीज़ों पर जो इम्पॉसिबल लगे उनके ऊपर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो साइंटिफिक एटीट्यूड रिक्वायर्स ए फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच towards solving problem in which other important points of view are not neglected।
यानी कि आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओपन माइंडेड थिंकिंग होनी चाहिए, और अगर आपकी अप्रोच सही होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए एज ए साइंटिस्ट। किसी भी व्यक्ति की हम डिस्कस बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की एज ए साइंटिस्ट ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है साइंटिफिक मेथड, कि कौन से मेथड पर साइंटिस्ट काम करता है, साइंटिफिक मेथड क्या है, उसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय ए साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमिना। यानी कि क्या होती है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। एंड इस्टेब्लिशिंग लॉज विच गवर्न दीज फिनोमिना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। यानी कि कुछ लॉज और कुछ स्टेप वाइज स्टेप से हम, यानी कि जैसे एक के बाद एक चीज़ को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मेथड। इट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स लाइक एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि उससे हमें क्या मिल रहा है। इट इन्वॉल्व्स दी, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है कि जैसे हमारे मन में कोई ऐसा विचार आ सकता है जो हो भी हो सकता है और ना भी हो। यानी कि कोई, अगर जैसे मैं किसका एग्जांपल हो कि मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सेवाएं चल सकती हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस। अगर पहले की हम बात करें, उसके बाद हम उसके ऊपर और रिसर्च करें, और अगर हम उसको प्रूफ कर दें कि हाँ हमने ऐसा करके दिखा दिया, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है किसकी, हाइपोथेसिस की। उसके बाद क्या है, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन, उसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल प्रेडिक्ट कर देंगे, प्रिडिक्शन कर लेंगे कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड, किसी भी वर्क को करने का, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का, किसी भी रिसर्च को करने का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसी का मैंने एक क्या बना रखा है, एक ग्राफ बना रखा है कि कैसे कैसे साइंटिफिक मेथड वर्क करता है। पहले कोई क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर बैकग्राउंड रिसर्च होती है, उसके बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होती है हाइपोथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, फिर हम लोग उसका टेस्ट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के साथ, फिर उस पर प्रोसीजर वर्किंग होता है। अगर उस पर नो आता है तो ट्रबल शूट प्रोसीजर, केयरफुली चेक ऑल स्टेप्स एंड सेटअप। अगर उसके ऊपर नहीं, नो आ रहा है, कोई अच्छा वर्किंग नहीं हो रही है, तो दोबारा से चेकिंग होती है। अगर यस आ जाता है कि हाँ हमारा जो प्रोसीजर है वो सही ढंग से काम कर गया, तो हम लोग एनालाइज करते हैं डाटा को और ड्रा करते हैं अपना कंक्लूजन जो भी आया। उसके बाद हमारा जो ये वर्क्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऐसे किसी भी साइंटिफिक मेथड, इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट इस प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है। कोई भी, हर एक साइंटिस्ट क्या करता है, इसी प्रोसेस पर वर्क करता है जो आपको सामने नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ाने का, इस चैप्टर को डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो यही था कि आपको एक बार के लिए आप खुद को एक अच्छा साइंटिस्ट या फिर साइंस का स्टूडेंट समझ लें कि हाँ मुझे साइंस का, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि साइंस कैसे पढ़ी जाती है और साइंटिस्ट लोग कैसे वर्क करते हैं। अगर हम उस फील्ड में जाएं, जिस भी फील्ड में हम लोग जाएं, तो वहाँ की हमें एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए कि हमें आगे जाकर कैसे करना है, तो तभी हमें अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। बिना कारण के किसी भी चीज़ का करना या बिना कारण के किसी भी काम को करना, वो क्या है, मीनिंगलेस है, ऐसा हम लोग कहेंगे। अब जैसे कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ यूज होती है, तो इन सारी चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो, फिजिक्स पढ़ने में आपको मज़ा आए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी क्या है, देखो साइंटिफिक थ्योरी है, थ्योरी इज द नेम गिवन टू ए सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन टर्म्स ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड। यानी कि हमारे पास क्या हो, लिमिट ऑफ लॉज हो, लिमिट नंबर ऑफ लॉज लिखूं ज़्यादा बेटर रहेगा, लिमिट नंबर ऑफ लॉज। कुछ एक लॉज हम लोगों ने बनाए और उसके बाद हम लोग क्या करें,
उनका एक सेट बना दें, उन लॉज का क्या बना दें, एक सेट बना दें। उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइंटिफिक थ्योरी। उस सेट को क्या नाम देंगे हम लोग, साइंटिफिक थ्योरी का नाम देंगे उस सेट को। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा कि क्या हो, एक नंबर ऑफ लॉज को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें और उन सबका एक सेट बना दें, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, साइंटिफिक थ्योरी का नाम देंगे। उसके बाद है फिजिक्स एज एन एग्जैक्ट साइंस, यानी कि फिजिक्स है वो एक एग्जैक्ट साइंस है। ऐसा क्यों बोला जाता है, फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोलने के पीछे का कारण क्या है। फिजिक्स को हम लोग एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑब्टेनेबल इन दी मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटिटीज। यानी जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या चांसेस है, प्रिसीजन के चांसेस है। चांसेस क्या होता ही है कि प्रिसीजन होता है और उसके साथ साथ क्या भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है। अगर हम इसको एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं, रियल साइंस क्यों कहते हैं, किंग ऑफ साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ी जाती है विद रीजन पढ़ी जाती है। इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट, कोई शंका नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फिजिक्स क्या है, एक एग्जैक्ट साइंस है, रियल साइंस है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है साइंस इज ए बेसिक, फिजिक्स इज ए बेसिक साइंस। फिजिक्स बेसिक साइंस कैसे है भैया, देखो फिजिक्स बेसिक साइंस है बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट रोल प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फिजिक्स इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस। यानी कि किसी भी साइंस में, जैसे बायोलॉजिकल साइंस की हमने चर्चा की, हमने केमिस्ट्री की चर्चा की, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में फिजिक्स का अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सभी को जितने भी डिवाइसेस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रोवाइड करवा रहा है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आज आ गई है, सबके पीछे का कारण कौन है, फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स को हम लोग क्या भी बोलते हैं, बेसिक साइंस भी बोलते हैं। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, मेरे सामने एक कैमरा लगा है, तो उसके पीछे का कारण कौन है, फिजिक्स है। आज आप मुझे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसके पीछे का कारण कौन है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स ने हर तरह से हमारी सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस में भी जितनी भी मेडिसिन्स बन रही हैं, या फिर हम जितने भी, आप कभी भी जाओ हॉस्पिटल में, जितने भी आपके टेस्ट्स होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे एक्सरेज कोई करवा रहा है, कोई एमआरआई करवा रहा है, जितने भी बॉडी पार्ट्स के जितने भी टेस्ट डॉक्टर करता है, वो जितनी भी मशीन्स उसको प्रोवाइड करवाई है, वो सभी की सभी मशीन्स उसको फिजिक्स ने प्रोवाइड करवाई है। इसलिए भी हमारी जो फिजिक्स है वो क्या है, बेसिक साइंस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये बड़ा गहरा संबंध है ना, आप लोग क्या बोल सकते हो, ये संबंध है जैसे पति पत्नी का होता है। फिजिक्स के बिना मैथ्स का कहीं यूज ही नहीं है में भी, और मैथ्स के बिना फिजिक्स का अपना कोई महत्व नहीं है। तो फिजिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स हैज़ provided to be the most important tool in the development of physics। यानी अगर हम लोग मैथ्स का यूज नहीं करेंगे, अगर हम लोग मैथ्स का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिवली प्रूफ नहीं कर सकते। मैथ का जो टूल्स है, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन चीज़ों की हमें फिजिक्स में बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या है, गहरा संबंध है, बहुत ही प्यारा संबंध है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांचेज शुरू हो गई हैं। ओवरऑल तुम लोग बोल सकते हो कि अभी हमने जो फिजिक्स का रिश्ता था लोगों के साथ वो डिस्कस कर लिया, फिजिक्स क्या है ये डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स की कुछ एक ब्रांचेज। जो पहले आपको नज़र आ रही है वो क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ मटेरियल बॉडीज को डिस्कस करते हैं
कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मटेरियल बॉडीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है मैकेनिक्स का, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स भी ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रोपागेशन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे प्रोपागेट करती है, लाइट के फिनोमिनाज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके अंदर, ऑप्टिक्स में। जैसे ये रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, ये सारा पार्ट हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स पर अभी नहीं पहुंचे हैं, ये एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको थोड़ा सा साइंस को मोटा मोटा हम डिस्कस कर रहे हैं, मोटा मोटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप धीरे धीरे क्या कर सको, इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सको। और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ने से पहले जिन चीज़ों को का आपको पता होना चाहिए, केवल आज हम वही चीज़ें क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यानी इनमें से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो कि ऑप्टिक्स क्या है और आप ना बता पाओ, तो आपका साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मैकेनिक्स ना बता पाओ तो आपका साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का, इन छोटी छोटी डेफिनेशंस का अपना महत्व है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगी कि हाँ, मैं फिजिक्स के बारे में इतना तो जानता हूँ। इसके बाद हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो किसके बारे में डील करती है, एनर्जी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में। तो जहाँ पर भी थर्मो मीन्स ही हीट होता है, जहाँ पर भी क्या आ जाए, हीट के बारे में बात हो, टेम्परेचर के बारे में बात हो, एंट्रोपी के बारे में बात हो, वहाँ पर आप लोग समझ जाना कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो हीट वगैरह के बारे में हमें बताती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। उसके बाद आया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोलता है, इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज। कि क्या है, ये किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इन दोनों के इंटरेक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद किसके साथ, चार्ज्ड और किसके बारे में, मैग्नेटिक बॉडीज के साथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक अच्छा टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, न्यूक्लियाइज के बारे में, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आज की क्लास केवल इतनी सी थी। आई होप आपको पूरी क्लास देख करके आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा क्लास में। लेकिन आज हमने कोई भी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किया है, कोई भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो जेई नीट, जेई एडवांस के अंदर पूछे गए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप क्या करोगे, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। उसमें मैं आपको ये जितनी भी पीडीएफ जो आप सामने आपको नज़र आ रही थी, इसको एक पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप वहाँ से ये पूरे, ताकि आपको लिखने की टेंशन मत लेना आप जब भी क्लास में पढ़ रहे हो। केवल आपको ध्यान से अपने मन को एकाग्र करके पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बना रहना है, ताकि आप अगर कॉपी पेन लेकर के तो आपको बैठना है, वरना तो आप सो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास में अपना कॉपी पेन लेकर के बैठो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है तो उसको नोट भी कर लीजिए। और उसके साथ मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आपको वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ मिलेगी। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपको हर रोज़ डीपीपी प्रोवाइड करवाई जाए। उसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन टेस्ट्स भी देंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट फिजिक्स के नोट्स भी ले पाओगे पीडीएफ के फॉर्म में, और उसके साथ साथ आप उसके टेस्ट भी दे पाओगे, इसके क्वेश्चंस भी लगा पाओगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए हमेशा सफलतम क्लासेस के साथ।